नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्लस 21 में। मैं हूं अजय मिश्रा। अपनी एनसीईआरटी के सीरीज में हम सभी आज आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के सीरीज में एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 9 के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने 8 चैप्टरों का वीडियो आपके अपने चैनल पर हमने अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी चीजों के वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियोस आपके वहां पे पड़े हुए हैं। 8वें चैप्टर तक हमने जो देखा, जैसे पहला चैप्टर जो हमने देखा कि 1000 वर्षों के दौरान क्या-क्या परिवर्तन हुए और नए राज्य और उनके राज्य। इन दो चैप्टर्स में हमने यह समझने का प्रयास किया कि किस तरह से नए-नए परिवर्तन हमारे देश में आए, नए राजवंशों का उदय हुआ। बेसिकली इन चैप्टर्स में हमने राजपूताना के बारे में पढ़ा, राजपूतों के बारे में समझने का प्रयास किया। दूसरी बात हमने उसके बाद देखा दिल्ली के सुल्तान और मुगल साम्राज्य। इन दो चैप्टर्स में हमने मध्यकालीन भारत में एक दो बड़े साम्राज्य जिन्होंने काफी लंबे समय तक यहां पर शासन किया है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को, राइट, उनके प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, उनके राजनीति करने के तरीकों को हमने देखा और किस तरह से उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कार्य किए या बाकी चीजों को हमने उसमें समझने का प्रयास किया। उसके बाद से फिर हम आर्ट एंड कल्चर की तरफ चले आए, जहां पर हमने शासन और इमारतें कि शासकों ने किस प्रकार से इमारतें, उनकी आर्किटेक्चर कैसा था, वो किस प्रकार के बिल्डिंग्स का निर्माण कर रहे थे, कैसे वो अपने मॉन्यूमेंट्स का निर्माण कर रहे थे अपने प्रभुत्व को बनाने के लिए, अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए, अपने साख को बनाए रखने के लिए। तो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ा। इसके बाद से हमने वाणिज्य व्यापार के लिए पढ़ा, जैसे जिसमें हमने नगर व्यापारी और शिल्पी जन के बारे में, कामगार मजदूरों के बारे में पढ़ा कि कैसे वो अपना व्यापार किया करते थे, कैसे वो अपनी जीविका चलाते थे, कैसे वो अपने कार्यों को संपन्न करते थे, राइट। इसके साथ ही साथ हमने कुछ नए ट्राइबल्स के बारे में देखे कि कैसे उनका जीवन व्यतीत होता था, कैसे वह एक जगह पर बचे हुए समुदाय थे और वो कैसे जो है डाइवर्ट होकर के अलग जाकर के बसे। उसके बाद से फिर हमने यहाँ पर धार्मिक चेतना के उत्थान को समझा, जिसमें हमने पढ़ा ईश्वर से अनुराग कि किन किन माध्यमों से हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं, किन चीजों से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, हम मोक्ष को कैसे प्राप्त करते हैं, या फिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसी श्रृंखला में आगे के चैप्टर्स में हमारे पास है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो अभी हम यहां पर देखने का क्या प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से पूरे संपूर्ण भारत क्षेत्र में, राइट, पूरे भारत में यहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से नए नए क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण हुआ, कैसे इनके कल्चर्स का जो है निर्माण प्रारंभ हो जाता है, राइट। सपोज कोई कल्चर है जो कि दिल्ली में व्याप्त है, अब दिल्ली के आसपास के एरियाज में भी कुछ वो कल्चर्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। वहां के लोग भी मिलीजुली, एक जो बॉर्डर्स पे जो है कल्चर संस्कृति होगी, वो कहीं ना कहीं दोनों प्रदेशों की मिलीजुली संस्कृति होगी। आप देखेंगे इसमें, इस चैप्टर में, कि किस प्रकार से संस्कृति और भाषा जो है एक ही पैमाने पर खरे उतरते हैं, राइट। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनमें हमें किन किन चीजों को देखना है, क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी। देखिए, हमें इसमें बहुत ज्यादा डिबेट में नहीं आना है कि एनसीईआरटी में हम बहुत ज्यादा डिबेट में चले आए, बहुत सारे नए नए तथ्यों को समझने का यहीं पर प्रयास कर लें। आप ये जानते हैं कि एनसीईआरटी जो पढ़ने का हमारा उद्देश्य है वह इतना है कि हम अपने आने वाले हिस्ट्री के संपूर्ण चैप्टर को, कंप्लीट चैप्टर को, उसे समझने में हमें आसानी हो। खास करके ये उन लोगों के लिए आवश्यक है जिन्होंने अपने इंटर तक की, अपने शुरुआती शिक्षा में जो है एनसीईआरटी को एब्जॉर्ब नहीं किया था, उनको समझने का प्रयास नहीं किया था, या फिर जो काफी लंबे समय हो चुके हैं और उन्होंने अपने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को या बाकी सब्जेक्ट्स को देखने का प्रयास नहीं किया है और अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर उन्हें बेसिक थीम समझ में नहीं आ रही है। बेसिकली बस इतना ही इंपॉर्टेंस होता है, राइट। और जाहिर सी बात है, जो हम आजकल किताबें, गाइड्स, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, इन सब में जो है हम लोगों ने जो देखने का प्रयास किया हुआ है कि उसमें गलतियां होने की संभावनाएं भी रहती हैं। यहाँ पर जो एनसीईआरटी में चीजें होती हैं वो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद और ढेर सारे इसमें ऑथर लगे हुए हैं, वो आकर के हमारे पास यहाँ पर जो है सारी चीजों को कवर करते हैं, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं। और दूसरा हमारा ये उद्देश्य भी रहा है कि आप उन चीजों को समझने का प्रयास करें जो चीजें आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो, राइट। जैसे एनसीईआरटी अगर किताबों से पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही तो एक बार आप कान में लगा करके वीडियो के माध्यम से, राइट, ऑडियो के माध्यम से आप उसे समझ सके, जिससे आपकी समझ थोड़ी सी क्या हो जाए, आसान हो जाए।
तो एक एक लाइन को यहाँ से पकड़ते हैं और देखते हैं कि किन किन चीजों के बारे में ये कह रहा है। फर्स्ट लाइन में ये कह रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ में, कि लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से परिभाषित करना। जैसे अगर आप किसी चीज, किसी व्यक्ति के बारे में एक लाइन में समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से संबंधित है, तो वो जो है उसकी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं। जैसे कॉमनली अभी हम जो भाषा बोल रहे हैं, इस भाषा के माध्यम से तो हिंदी बोल रहे हैं, तो विदेशों में जब हम कहीं जाएंगे तो वहां पर अगर हम इस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे तो वो सीधे तौर पे कह देगा कि ये भारत से संबंधित है। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर आपसे ये बोल रहा है कि यह मराठी बोल रहा है, तो वो मराठा से संबंधित समझ सकते हैं। कोई तमिल बोलेगा तो हम ये जान जाएंगे कि वो तमिलनाडु का रहने वाला है। कोई भोजपुरी बोलेगा तो समझ जाएंगे कि ये पूर्वांचल का रहने वाला है। कोई मैथिली बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह बिहार का रहने वाला है। तो इस तरह से भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति का जो है उसके बारे में बताना, उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देना एक सामान्य तरीका है। और दूसरी चीज आप ये कह, उसको एग्जाम्पल के तौर पे इसका समझाने का इसने प्रयास किया है, राइट, कि तमिलनाडु या उड़ीसा में वो कहां से रह रहा है। इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि हर क्षेत्र का कुछ खास किस्म के भोजन होते हैं, राइट। जैसे आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां पर भोजन क्या है, मछली चावल को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। वस्त्र के बारे में, जैसे आप अगर पूर्वांचल या बिहार की तरफ से जाओगे तो लिट्टी चोखा वहां का क्या है, एक पॉपुलर डिश है, राइट। इसी तरह से हम वस्त्रों के बारे में देखते हैं, जब हम बनारसी साड़ी के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, या घाघरा चोली की बात करते हैं, राजस्थान की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ऐसे काव्य, नृत्य और संगीत और चित्रकला के माध्यम से भी हम किसी के क्षेत्र को, किसी के एरियाज को जो है डिवाइड कर सकते हैं। और इसी तरह से कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मान करके चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतर से अस्तित्व में है, ये आज से नहीं है, ये बहुत सारी पहले की परंपरा है, बहुत ही पुरानी परंपरा है। लेकिन अनेक क्षेत्रों के बीच में डिवाइजन, जो सीमाएं बनने के समय में भी भूमिका इनकी रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं, वह समय के साथ बदली हैं, और एग्जैक्टली तो ये है, आज बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से डेवलप हुई हैं, राइट, क्योंकि इन संस्कृतियों को बनने में कोई एक दिन का समय नहीं लगा है, बल्कि बहुत सारे दिनों का समय लगा है। बहुत पहले से हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृतियों को आज हमारे सामने लाया। जैसे आप उत्तर प्रदेश के बारे में एक अभी आगे हम पढ़ेंगे इसी में, कि कथक नृत्य के बारे में, राइट। तो कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का तो आज नहीं डेवलप हुआ, ये बहुत साल पहले से डेवलप हुआ है, राइट। तो इसी तरह हम कुछ देखेंगे इसमें कि कुछ परंपराएं कुछ विशेष क्षेत्र की अपनी है, कुछ अन्य अनेक क्षेत्रों के समान हमको प्रतीत होती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य परिभाषाएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में जाकर के उन्हें एक नया रूप ले लिया है। तो बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जिनको हम पता चला कि उनका उद्गम कहीं से और हुआ है और कहीं और पे जाकर के बस गए, किसी और राज्य में बस गए, तो वहां पे उन्होंने उसको स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो इस पूरे चैप्टर का थीम यही है कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि संस्कृतियों का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, कौन सी नई संस्कृतियां मुगल साम्राज्य के टाइम पर या उसके इर्द गिर्द के समय पर नई डेवलप हुई, राइट। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कैसे, किस तरह से चेर और मलयालम भाषा का डेवलपमेंट हुआ है। चेर एक साम्राज्य रहा है, आप जानते हैं, राइट। दक्षिण भारत का काफी प्रसिद्ध 3 साम्राज्यों में से एक है चेर, चोल और पांड्यों में से। तो यहाँ पर भाषा और क्षेत्र अंतर संबंध का एक उदाहरण यहाँ पर दिखाई देता है कि भाषा और क्षेत्र के जो संबंध हैं उसमें एक अंतर जो है चेल प्रशासन में दिखता है। एक जगह है वहां पर महोदयपुरम, वहां का चेर राज्य जो है प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज का जो आधुनिक बारे में अगर हम बात करें तो केरल के आसपास का हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, राइट। 9वीं शताब्दी में इसका जो है इसको स्थापित किया गया था। तो संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी, राइट। और शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। जो हमारे पास जो हमारे इतिहास को समझने के लिए जो हमको ये इनके स्रोत प्राप्त हुए हैं, तो दक्षिण भारत में चेल वगैरह को समझने के लिए हमें मलयालम भाषा में इनकी स्क्रिप्ट भी मिली है। और वस्तुतः जो है इस भाषा का प्रयोग इस सब कॉन्टिनेंटल के सरकारी अभिलेखों के में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग से पहले उदाहरणों में से एक माना जाता है। सबसे पुरानी, बहुत ही पुरानी भाषा मानी जाती है, राइट। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मलयालम में रचित एक आरंभिक जो है केरल का अभिलेख है, वो किस तरह से मलयालम भाषा में लिखा हुआ है, राइट। इसके साथ ही साथ चेर लोगों ने जो है संस्कृत की परंपराओं को भी अपने अंदर एब्जॉर्व किया था। जो चेर लोग थे उन्होंने संस्कृत की भाषा को भी, संस्कृत की जो संस्कृति रही है, जो कल्चर रही है, उसको भी अपने पास इन्होंने एब्जॉर्व किया हुआ है।
केरल का मंदिर, रंगमंच, इनकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है। संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था जो इनके मंदिर है, जो रंगमंच है, जो मूर्तियों की जैसे ये पूजा करने की विधि है, तो आप उसे संस्कृत से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो मलयालम भाषा पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये लाइन, राइट। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग कब की हैं, 12वीं शताब्दी के लिए हैं। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी रही है, मतलब संस्कृत का प्रभाव कहीं ना कहीं इस मलयालम भाषा पर जरूर पड़ा है, राइट। इसके साथ ही साथ एक काफी रोचक जो है फैक्ट है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ मिला है जिसका नाम है लीला तिकलम, राइट। लीला तिकलम है जो कि 14वीं शताब्दी का है। इसमें व्याकरण और काव्यशास्त्र का विषय है। ये किसका है? व्याकरण और काव्यशास्त्र का विषयक है। मणिप्रवालम शैली में, कौन सी शैली है? मणिप्रवालम शैली में इसे लिखा गया है, राइट। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहां से। मणिप्रवालम का शाब्दिक मतलब होता है हीरा और मूंगा, जो हम पहनते हैं, जो एक मेटल है, राइट। तो यहाँ पर दो भाषा, यानी एक को हीरा बताया गया है और दूसरे को मूंगा बताया गया है, राइट। तो दो भाषाएं, एक संस्कृत है और दूसरी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग के संकेत मिलते हैं। तो मणिप्रवालम का मतलब क्या है? जो शाब्दिक अर्थ इसका है क्या है? हीरा और मूंगा। तो यहाँ की जो भाषाएं रही हैं, यानी जो एक आप कह सकते हैं कि विस्तृत प्रचलित भाषा संस्कृत, और जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है वह जो भी रही है मलयालम है, राइट, इनकी तरफ जो है संकेत करती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कौन से शासक थे और उनकी धार्मिक परंपराएं क्या रही हैं, जिसमें जगन्नाथी संप्रदाय क्या था, राइट। इस हेडिंग में देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से डेवलप हुई है। इसमें कहने का मतलब यह है कि जो हमारी धार्मिक क्षेत्रीय परंपराएं रही हैं, जैसे आप जानते हैं कि हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग परंपरा है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश भी हमारा 4 भागों में डिवाइडेड है, अगर हम केवल यूपी को लेकर चले तो यहाँ फिर क्या होगा कि इन चारों जगहों पे अलग अलग सबकी परंपराएं होंगी, लोग त्योहार थोड़ा अलग तरीके से मनाते होंगे, उनकी संस्कृति में थोड़ी सी अलग, थोड़ा सा चेंजेस होगा। लेकिन जब इतने एक प्रदेश, एक प्रांत के अंदर अगर इतने चेंजेस हैं, तो आप सोचिए कि कई राज्यों के अंतर्गत क्या चेंजेस होंगे, राइट। तो जो हमारी जो ये परंपराएं हैं, राइट, जो हमारी क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं, वो किससे डेवलप हुई हैं? हमारी क्षेत्रीय परंपराओं के माध्यम से डेवलप हुई हैं। जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल कहां पर है? पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय, राइट, जगन्नाथ संप्रदाय, राइट। जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? दुनिया का मालिक, जो कि विष्णु का पर्यायवाची भी बताया गया है। तो आज तक जगन्नाथ की जो काष्ठ प्रतिमा थी, जो लकड़ी की मूर्ति थी, उसे स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती थी, जिससे यह मतलब निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, राइट। लकड़ी की मूर्ति हुआ करती थी जिसको जो है एक विशेष जनजातीय समूह के लोग बनाया करते थे। तो इससे एक उनका इन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि संभवतः ये स्थानीय देवता थे, जो आगे चल करके किसको मान लिया गया? विष्णु के अवतार के रूप में मान लिया गया, इनको विष्णु मान लिया गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश है, राइट। कौन है? गंग वंश है। और यह एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निर्णय लिया था, राइट। अब ये क्या हो गया था कि अब ये धीरे धीरे आ चुका था राजाओं के पास में, शासकों ने भी इसको जो है अपनाना स्टार्ट कर लिया था। इसके बाद 1230 में एक राजा होते हैं जिनका नाम है अनंग भीम थर्ड, राइट। अनंग भीम थर्ड ने अपना राज्य जो है पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था, पूरी तरह से अपना राज्यपाट दे दिया था जगन्नाथ को, और अपने आप को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर लिया था। एक तरह से पुजारी आप समझ सकते हैं, बहुत आसान शब्दों में, कि इन अपने जो है अपने आप को जो है इन्होंने जगन्नाथ की सेवा करने के लिए पूरा जीवन जो है इसमें दान दे दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों का जो निर्माण रहा है, जगन्नाथ की जो प्रतिमा रही है, किस प्रकार से काष्ठ पे उकेरी जाती थी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे जगन्नाथपुरी का मंदिर भी देख सकते हैं, जरूर यहाँ पे टहलने जाइए, राइट। तो धीरे धीरे इस मंदिर को जो है क्या मान लिया गया? तीर्थ स्थल, यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता चला गया। सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल जीते, मराठे जीते, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं किया भी, और यह भी महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता उनका शासन क्या कर लेगी? स्वीकार कर लेगी। तो देखा किस तरह से आपने जगन्नाथ की जो मूर्ति पहले जो जिन्होंने उकेरना स्टार्ट किया जनजातीय समूह में था, धीरे धीरे वो राजाओं के पास आया। कुछ ऐसे राजा आए जिन्होंने उसको जो एक मंदिर के रूप में बड़ा भव्य बनवा दिया,
और उड़ीसा की जो है पहचान बता दी कि यह उड़ीसा का पहचान है, राइट। इसके बाद से फिर कुछ राजा ऐसे आए जिन्होंने अपने पूरे राजपाट को जगन्नाथपुरी मंदिर में जो है दान दे दिया और अपने आप को वहां पे प्रतिनियुक्ति के रूप में कर लिया। इसके साथ आप देखेंगे कि उसके बाद निरंतर जो है 12वीं शताब्दी के बाद से भी जितने शासक आते चले गए, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के आए हो, चाहे वो मुगल सल्तनत के आए हो, चाहे उनके बगल के मराठा के लोग हो, इन सभी लोगों ने इस पर शासन करने का प्रभुत्व स्थापित किया, क्योंकि धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ था जगन्नाथपुरी मंदिर। और यह माना जाता था कि जो इस मंदिर को भी अपने निरीक्षण में रखा, संरक्षण में रखा है, जनता उसके साथ आसानी से हो लेगी, राइट। तो ये जगन्नाथपुरी के बारे में थोड़ी सी स्टोरी है। इसके बाद आप देखेंगे राजपूताना और सूरवीरता की परंपराएं। तो राजपूतों का अपना एक अलग परंपराएं चलती रही हैं। उन्होंने सूरवीर के माध्यम से काफी बलवान और काफी ताकतवर चेष्टा रखने वाले व्यक्ति हुए हैं, तो उनकी भी अपनी अलग परंपराएं चलती रही हैं। जैसे आप देखोगे कि 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र में, जहां आज अधिकांशतः राजस्थान है, वहां पर उसको जो आप देखते हो ना, राजस्थान का पूरा क्षेत्र है, वो किस पे, राजपूताना कहते हैं उसको। तो इसमें यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख के रूप में राजपूत ही रहा करते थे और कोई वहां पर विशेष रूप से नहीं था। लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य है कि ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश में देख लेंगे, आप चाहे बिहार में देखेंगे, तो राजपूत अपने आप को कहने वाले हर जगह। लेकिन इनका मूलतः कहां से रहा है? राजस्थान से। कहीं ना कहीं राजस्थान के राजपूत जो है काफी फेमस भी थे। तो यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। जाहिर सी बात है, अगर सभी राजपूत हैं, सब राजा ही है, तो किसके ऊपर शासन करोगे? प्रजा होना चाहिए ना राजा बनने के लिए, ठीक है। तो अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। तो आप संपूर्ण भारत में आज भी देखेंगे कि राजस्थान, राजपूत महल, इन सब के बारे में जो है काफी ज्यादा फेमस है, राइट। तो यह एक विशिष्ट संस्कृति देते हैं पूरे संपूर्ण राजस्थान को राजपूत लोग। ये जो संस्कृतियां, परंपराएं हैं, ये वहां के शासक, उनके आदर्श और उनके अंदर जो अभिलाषाएं हैं, उनके साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में, राइट, आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर अनेक परिवारों के राजपूतों का शासन रहा है। आपने लास्ट चैप्टर में भी देखा होगा, पृथ्वीराज था, राइट, एक ऐसा ही शासक हुआ करता था। तो ऐसे शासक सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे और रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का जो है वर्णन किया गया है, मगर पीठ नहीं दिखाई। आपने बहुत सारे देखा होगा, पद्मावती मूवी को भी आपने देखा होगा कि उसमें भी एक राजपूत शासक जो है लड़ते हुए मर जाता है, लेकिन अपनी सत्ता को नहीं देता है। तो राजपूत वीरों की जो कहानियां हैं वो काव्यों और गीतों में काफी ज्यादा सुरक्षित हैं। ऐसे विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। किसके द्वारा गाई जाती थी? एक प्रशिक्षित हुआ करते थे जो राजपूतों की वीर रस की कविताएं, काव्यों को जो है गाते थे, उनको क्या कहा जाता था? चारण भाट, राइट। तो चारण भाटों के द्वारा जो है इसे जो है गाया जाता था, क्लियर। और ये काव्य और गीत ऐसे सूरवीरों को याद करके मतलब कि स्मृति को सुरक्षित रखते थे, जिनसे यह आशा की जाती थी कि वह अन्य लोगों का भी, जनसाधारण को भी इन कहानियों से जो है मतलब सबको जो है अनुकरण भी करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। और साथ ही साथ साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे और इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियां होती थी, स्वामी भक्ति दिखती थी, मित्रता दिखाई देती थी, प्रेम दिखाई देता था, शौर्य होता था, क्रोध होता था। तो इन सभी का चीजों का जो है काफी ज्यादा विस्तृत चित्रण जो है इन कविताओं में होता था। अब इसमें आप देखेंगे, क्या इसमें महिलाओं की स्थिति भी सुदृढ़ थी? क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान मिलता था? तो बिल्कुल मिलता था। कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, राइट, आधुनिक तौर से भी और पहले से भी। तो झगड़े के रूप में स्त्रियों को, मतलब कि दो अगर गुटों में या दो राजपूतों के बीच में लड़ाई हो रही, तो हो सकता है कुछ कारण रहा हो कि जो स्त्रियों की वजह से रहा हो। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए और उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ जाते थे। कहीं कहीं यह भी मिला है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी, राइट, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत्यु को प्राप्त। जैसे आपने पद्मावती का ही उदाहरण देखा है। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे और उन्हें अक्सर इन आदर्शों के लिए अपने जीवन पर बलिदान करना पड़ता था। आप यहां पर देख सकते हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे किया गया है
किन किन जगहों पर, जैसे आप यहाँ पे बीकानेर, राजस्थान, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर में देखेंगे एक प्रकार की संस्कृति, उत्तर प्रदेश में अलग है, हिमाचल में अलग है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एक मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, राइट। अब वहां पर कुछ जो क्षेत्रीय सीमांत हैं, जो क्षेत्रीय बॉर्डर्स हैं, उनके अलग जो है कथक नृत्य है, उसकी कहानी को लेकर के चलते हैं। आप जानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश का है, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि यदि शूरवीरता की परंपराएं अनेक क्षेत्रों में अनेक रूपों में मिल सकती हैं, तो उसी के साथ डांस यानी नृत्य के विषय में भी यही सच है। तो नृत्य के एक रूप जिसका नाम है कथक, इसके इतिहास को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यह क्या है? यह एक नृत्य शैली है जो कि उत्तर भारत के अनेक हिस्सों से जुड़ी हुई है। कथक शब्द का मतलब क्या है? कथा। कथा वगैरह सुनते हैं ना घर में बैठ करके, तो कथा से मतलब है कहानी से मतलब है, तो जिसका प्रयोग संस्कृत और अन्य भाषाओं में कहानी के लिए करते हैं। कथक जो है वह मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति हुआ करती थी, राइट। जो कथाकार अपने हाव भाव से और संगीत से अपने कथा वाचन को जो है अलंकृत करते थे, उसको सजाते थे और उसको बहुत बेहतर बना करके प्रस्तुत करते थे। इसके बारे में 15वीं और 16वीं शताब्दी काफी महत्वपूर्ण है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान, जिसे कहानियां कहते हैं, लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था, राइट। जिन्हें क्या कहते थे हम? रासलीला कहा जाता था। तो रासलीला में जो है अनेक लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी क्या होते थे? जुड़े हुए होते थे। इसके साथ आप देखेंगे मुगल बादशाह और उसके जो अनुयायी हुआ करते थे, जो अभिजात हुआ करते थे, उनके शासनकाल में कथक नृत्य जो है राज दरबार में भी प्रस्तुत किया जाता था, जहां पर इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में डेवलप हुए। आगे चल करके यह दो परंपराओं में, मतलब घरानों में, परंपरा मतलब घराना, आपको यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि फलाना जो है इनकी डेथ हुई है, तो ये किस, जैसे भी राजन मिश्रा की डेथ हुई है, तो ये किस जो है घराना से संबंधित है? लखनऊ घराना, आगरा घराना, बनारस घराना, राइट। तो यह परंपराओं अर्थात घरानों में यह डेवलप हुआ। राजस्थान, जयपुर के दरबार में और लखनऊ में, राइट, बेसिकली दो जगहों पर, लखनऊ और जयपुर में। अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण में जो कथक था वह एक प्रमुख कला के रूप में बाहर आया, एक प्रमुख आर्ट बन गया था, राइट। 1850 से लेकर के 75 के दौरान यानी आधुनिक भारत में यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आधुनिक जो है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के छोटे छोटे इलाके, तो मतलब इन सभी जगहों पर पूरी तरह से क्या हो गया? फैल गया और वहां पे स्थापित भी हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट, आप यहाँ पे साथ में देख सकते हैं कि लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का चित्र है, जहां पे अनेक नृत्य शैलियों के माध्यम से उनके एक्टिविटीज को दर्शाया गया है, राइट। तो ध्रुतपद संचालन, उत्तम वेशभूषा और कहानियों के प्रस्तुतिकरण अभिनव पर जोर दिया जाने लगा आगे चल करके। तो अनेक संस्कृतियां गतिविधियों की तरह कथक भी 19वीं और 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने भी इसको नापसंद किया। फिर यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा है, राइट। जो नृत्यांगनाएं हुआ करती थी उनके द्वारा फिर ये पेश किया जाने लगा और स्वतंत्रता के बाद इस देश में 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसको मान्यता मिलेगी, वो भी देश शामिल हो गया, राइट। तो समझते हैं कि साहित्यिक नृत्य क्या होता है, राइट। तो कौन सा ऐसा रूप है, प्रश्न किया गया है कि कौन सा ऐसा रूप है कला का जिसको शास्त्रीय माना जाए, राइट। तो एक्चुअल में इसका आंसर तो कठिन है और उस शैली को अगर हम ये कहें कि वह शैली जो धार्मिक शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है उसे मान सकते हैं कि शास्त्रीय रहा हो, राइट। या फिर उसके बारे में कह सकते हैं कि शास्त्रों में वर्णन रहा हो, कुछ ऐसा कह सकते हैं। तो अथवा शास्त्रीय इसलिए क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदर्शित होता है। शास्त्रों में रहने का मतलब क्या है? किसी नियम में बंध जाना, राइट। तो नियमों के अनुसार प्रदर्शित हो या प्रस्तुत किया जाए तो शायद इसे माना जाए कि संस्कृति है। तो ये सभी प्रश्न जिन पर कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है कि क्लियरिटी इसकी क्या है, क्लियर।
तो हमको जो ध्यान में रखना है, तो बहुत से ऐसे नृत्य रूप हैं जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है। इसकी विशेषताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों में विशिष्ट लक्षण बताया गया है। शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला के रूप में श्रेष्ठता को सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्द से सही नहीं कहा जा सकता। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नृत्य रूप हैं अलग अलग जगहों पर, तो आपको इसको याद करने की जरूरत है। आप इसे अपनी परीक्षाओं के लिए याद कर सकते हैं। जैसे भरतनाट्यम है तो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? केरल है। उड़ीसा कहाँ का? ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी जो है मणिपुर का। राइट, यहाँ पे आपको एक कथक नृत्यांगाएं जो है एक चित्र दिखाया गया है, पेंटिंग के माध्यम से उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो आपको ये डांस पता होने चाहिए कि किस प्रदेश के किस प्रांत के कौन कौन से डांस फेमस है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पेंटिंग्स के बारे में, चित्रकला के बारे में। राइट, तो यहां पर देखेंगे कि एक इसी के साथ साथ जिस तरह से सूरवीर की चीजें चली, डांस की बातें आई, वहीं पर एक चीज डेवलप और क्या हो रही थी? चित्रकला, पेंटिंग्स, जिसको लघु चित्रों की परंपरा भी कहा गया है। तो एक ऐसी परंपरा है जो कई रीतियों से डेवलप हुई थी। राइट, जो अलग अलग लोगों की रीतियां थी। राइट, रीतियों का मतलब समझे जो उनकी परंपराएं थी, उससे डेवलप हुई थी, और वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र मतलब कि जैसा उसके नाम से पता चला, छोटे आकार के चित्र, जिसे आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर बनाया जाता था। तो एंशिएंट में देखेंगे प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्र और लकड़ी के तख्तियों पर बनते थे, जिसमें सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए। राइट, जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने बहुत कुशल तरीके से चित्रकारों के माध्यम से चित्रकारों को संरक्षण देने का प्रयास किया। प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की जो पांडुलिपियां हैं उन्हें चित्रित करते थे, और ये सारी पांडुलिपियां आमतौर पर डार्क लाइट में प्रयोग की जाती थी, डार्क चित्रित इसको किया जाता था। और उसमें दरबार में दृश्य, लड़ाई, शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन और अन्य पहलू इसमें जो है डाले जाते थे। राइट, और कुछ गिने चुने लोगों ने, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल बादशाह की बात करें तो मुगल बादशाह के पतन के बाद के साथ ही अनेक चित्रकार जो है मुगल बादशाह को छोड़ करके चले गए। राइट, तो इसमें हम जो उभर के नए क्षेत्र आएंगे उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पर वो अलग अलग दरबारों में चले गए। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो मुगलों की कलात्मक रुचियां थी, उन्होंने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार और राजस्थान में राजपूती दरबारों को प्रभावित किया। भाई मुगल का जब धीरे धीरे पतन की तरफ आ रहे थे, तो मुगल के वो छोड़ करके दूसरी तरफ चले गए, जो नए क्षेत्रों का डेवलपमेंट हुआ, तो कुछ दक्षिण की तरफ गए, कुछ राजस्थान की तरफ गए। राइट, वहां पर इनको प्रदर्शित करना स्टार्ट किया, तो काफी ज्यादा लोग वहां पे प्रभावित हुए इससे। लेकिन इसके साथ ही साथ वो अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखे और विकास भी किया। मुगल उदाहरणों को अगर हम देखें तो शासक और उनके दरबारों के दृश्य जो है चित्रित किए जाने लगे थे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर किया जाता था। तो ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश। उसके आसपास हिमालय की तलहटी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह सेकंड राजपूत का एक छोटा सा पिक्चर बताया गया है। तो जो आसपास के हिमालय के आसपास के इलाके थे, राइट, वहां पर 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्र की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का डेवलप हो गया था, जिसे हम क्या कहते हैं? बसोहली शैली। राइट, तो आप ध्यान रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के आसपास, राइट, जो शैली डेवलप हुई उसे क्या कहा गया? बसोहली शैली कहा गया। राइट, यहां सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई जिसका नाम क्या था? भानुदत्त की लिखी हुई रसमंजरी। राइट, 1739 में 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर क्या कर रहे थे? पलायन कर रहे थे, और वहां पर जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप पेंटिंग्स की कांगड़ा शैली डेवलप हुई। राइट, कौन सी? कांगड़ा शैली। 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली डेवलप कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में नई जान डाली। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां के वैष्णव परंपराएं रही हैं, जिससे वो प्रेरित हुए थे। तो ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग, जो आंखों में कम चुभे ऐसे रंगों को कोमल रंग कहते हैं, प्रयोग किया। राइट, और विषयों का काव्यात्मक निरूपण जो है कांगड़ा शैली की विशेषता बनी।
राइट। इसके साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि साधारण रूप से स्त्री और पुरुष भी बर्तन, दीवार, कपड़ों, फर्श पर अपनी कलाकृतियां जो है बनाते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ भी बच पाते थे, वे इसकी विपरीत लघुचित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक उसे रखा जाता था, जो सदियों तक सुरक्षित बने रहे। राइट। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है, बंगाल को एक बार देखते हैं कि बंगाल में किस तरह से क्षेत्रीय भाषा का डेवलपमेंट होता है। राइट। तो अक्सर क्षेत्रों का नाम वहां के निवासियों के द्वारा किस पे, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जैसे हाँ, अगर हमें किसी को पहचानना हो तो फर्स्ट आप एक नजर में कैसे पहचान सकते हैं, उनकी भाषा के माध्यम से। राइट। तो यहां पर कि बंगाल में ऐसे लोग हमेशा कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, बंगला भाषा, बंगाली। राइट। किंतु यहां पर एक दिलचस्प बात यह है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। स्टार्टिंग में प्रथम शताब्दी में अंग संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है, हमको मालूम होता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, तो ये इनके पास नई भाषाओं का विकास कैसे हुआ। तो आप देखेंगे कि ईसा पूर्व चौथी और तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध ने, जो हमारा दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है, इसके बीच में वाणिज्यिक संबंध जो है स्थापित होने लगा था, डेवलप होने लगा था। जिससे क्या हुआ, यहां पे आप देख सकते हैं साथ ही साथ बंगाली रामायण के तालपत्र का एक दृश्य है यहां पर। तो जब बंगाल और दक्षिणी बिहार यानी मगध से वाणिज्यिक संबंध स्थापित हो रहे थे, तो इससे क्या हुआ कि संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा शायद। ठीक है। चौथी शताब्दी के दौरान जब गुप्त वंश का शासक था, तो उसने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर लिया, वहां पर ब्राह्मणों को बसाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से गंगा के जो मध्यवर्ती मध्य घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए बंगाल। और 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सभी जगह संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था, तो 8वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ। ठीक है। आपने इसको लास्ट शुरुआती चैप्टर्स में पढ़ा होगा। तो वहां पर 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच में बंगाल पर किसका शासन रहा, सुल्तानों का शासन था, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। राइट। 1586 में जब अकबर ने इन प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया, तो उसे सूबा मानने जाने लगा, यह हमारे यह हमारे जो है सल्तनत का एक सूबा है। तो उस समय जो है प्रशासन की भाषा, तो उस जो लोकल लैंग्वेज थी वो फारसी थी, लेकिन बंगाली को एक बंगाली भाषा जो है एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी। परिणाम यह रहा कि 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं और बोलियों का बंगाली समूह एक साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया, एकजुटता उनके अंदर आ गई, और यह साहित्य भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा बनने लगी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। राइट। जो वर्तमान में है। बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम में विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी हुई है, मतलब डायरेक्ट नहीं हुआ है, कई सारे स्टेप के माध्यम से हुआ है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार भी है, जो जनजातीय भाषा, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है। तो आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा यह बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को जो है दो श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। एक श्रेणी है संस्कृत की श्रेणी और दूसरी उससे स्वतंत्र है, मतलब एक संस्कृत है और दूसरी गैर संस्कृत है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, राइट, जिसे क्या कहा गया है, मंगल काव्य। राइट। शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो कि स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। और भक्ति साहित्य, जैसे गौड़ीय साहित्य या गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता जो थे श्री चैतन्य देव की जीवनियां, ये सारी चीजें लिखी गई। दूसरी श्रेणी में साहित्य शामिल है, जैसे कौन कौन से साहित्य है, मैनामती है जो कि गोपी चंद्र के गीत हैं, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां हैं, परी कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं और गाथा गीत है। तो आपने यहां पर देखा कि बंगाल में किस तरह से बहुत ही विषम परिस्थितियों के बाद स्टेप बाय स्टेप इसमें नई क्षेत्रीय भाषा का निर्माण हुआ, क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से ही क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण हुआ है। राइट। इसके साथ आप देखेंगे कि इसी में पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल था, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं
जिनमें यह इंगित किया गया है, बताया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच में की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्धारण करना ठीक ठाक पता नहीं चल पाता है। राइट, तो खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जो ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत जहां पर कम हुआ करता था। इसी बीच में हम तीन चीजें समझते हैं, मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर को। तो नाथ लोग जो सन्यासी हुआ करते थे, जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे, यह गीत विशेष अवसर पर अभिनीत किया जाता था। राइट, और यह बताता था कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष सन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। तो यह एक कहानी के जो है एक पात्र हुआ करते थे। धर्म ठाकुर जो एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं, जिनकी पूजा जो है अक्सर एक पत्थर के या लकड़ी की मूर्ति के रूप में की जाती रही है। अब यहां पर दो चीजों को देखते हैं धर्म संस्कृति के रूप में ही, पीर और मंदिर के बारे में। तो 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़ करके कहां चले गए, दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में। राइट, धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते गए और जंगलों को साफ करके वह भूमि में धान की खेती करने लगे। तो धीरे धीरे मछुआ और स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय हुआ करते थे, वो डेवलप किसमें हो गए, फार्मर में डेवलप हो गए, किसानों में डेवलप। इन्हीं टाइम पीरियड में, इसी समय 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में एक जगह था जिसका नाम था ढाका नगर, उसे अपनी राजधानी वहां पर स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। तो स्टार्टिंग में देखेंगे कि जो बाहर से आकर के लोग यहां बसे, वे लोग अस्थिर परिस्थितियों में रहने लगे। कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन वो यहाँ के लोगों से भी चाहते थे। राइट, तो ये सारी सुख सुविधाएं, आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं के द्वारा स्टार्टिंग में दी जाने लगी, और ये नेता जो है शिक्षक और निर्णायकों की भूमिका अदा करते थे। कभी कभी ऐसा भी माना जाता था कि जो ये नेता हुआ करते थे, इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। राइट, तो ये स्नेह और आदर से इन्हें लोग क्या कहा करते थे, पीर कहते थे, अपना पीर मान लेते थे। राइट, इस पीर श्रेणी के संत जो होते थे या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी देवत्व प्राप्त सैनिक और योद्धा, अनेक हिंदू और बौद्ध देवी देवता और यहां तक कि जीवात्माएं भी इसमें क्या थी, शामिल हुआ करती थी। तो पीरों की पूजा की जो पद्धतियां थी बहुत ही लोकप्रिय हो गई, और उनकी मजारें जो है बंगाल में सभी जगह पाई जाती हैं आज भी। तो बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। 19वीं शताब्दी में आकर यह जोर समाप्त हो गया, मंदिर बनने कम हो गए। राइट, और यहाँ के जो मंदिर और अन्य धार्मिक भवन जो है अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो काफी शक्तिशाली थे, उन्हें अपने आप को शो भी करना था उसके माध्यम से। तो वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और अपने भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। राइट, तो बंगाल में साधारणतः जो है ईंट और मिट्टी के गारे से अनेक मंदिर बने, जो कि किसका था, निम्न सामाजिक समूहों का था। जैसे आप मंदिरों में पाएंगे कालू, राइट, टेली में कंसारी, जो कि घंटा धातु के कारीगर बनाए थे, राइट, आदि के समर्थन से बनी हुई थी। तो यूरोप की व्यावसायिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर वहां पे मिले। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया, और जैसे जैसे लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधरती गई, आर्थिक स्थिति सुधरी, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठिति और परिस्थिति और प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले से गांव में छान छप्पर झोपड़ियों में रहते थे, वो ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं जो है मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है एक चलौला मंदिर है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण है, और यहाँ पर दो चला जो छप्पर वाली झोपड़ी है, ये क्या है, दो चला है। राइट, ये भी एक मंदिर का ही रूप है। क्लियर, यहाँ पर फिर जो है इन मंदिरों की जो शक्ल या आकृति हुआ करती थी, वो बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चला, जो छप्परदार दो चला मतलब दो छतों वाली, या चौपला यानी चार छतों वाली, राइट, होती थी।
ठीक है। तो इसके कारण मंदिरों का स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का क्या हो गया, प्रादुर्भाव हुआ। तो अपेक्षाकृत यह काफी जटिल चौचला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणमितीय छत 4 दीवार पर रखी जाती थी, जो कि ऊपर से तिर्यक रेखा एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे, जिनके अंदर के भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों में बाहरी दीवारों पर पेंटिंग्स हैं, कुछ सजावटी के टाइल्स लगाए हुए हैं और मिट्टी से कुछ पट्टियां इस पर सजी हुई हैं। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में आप देखेंगे तो वहां पर विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें जो है उत्कृष्ट कोटि तक जो है मिली है। अब हमने यहाँ पे धार्मिक चीजों को देख लिया, अपने बंगाल की बाकी चीजों को समझा कि किस तरह से मंदिरों का निर्माण वहां पर हुआ, 2 तरह के मंदिर हुए, कैसे डेवलप हुए, भाषा कैसे बनी। तो अब वहां पर परंपरागत भोजन की बात कर लेते हैं। तो परंपरागत भोजन जो है, संबंधित आदतें हैं, वो आमतौर पर स्थानीय रूप से जो उपलब्ध होते हैं खाद्य सामग्रियां, उनके माध्यम पर उनके उपलब्धता पर ये निर्भर करती है, राइट। तो बंगाल एक नदीय मैदान है, यहाँ पे जानते हैं वहां नदियां ज्यादा है, समुद्र के पास में भी है। तो यहाँ पर मछली और धान की उपज बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्वाभाविक सी बात थी कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में सबसे प्रमुख स्थान पर रखा जाएगा। तो मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा है, प्रमुख बिजनेस रहा है, और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख भी मिलता है, राइट। तो इससे ज्यादा और क्या कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं, उनमें भी मछलियों को दिखाया गया है, राइट। टोकरियों में भर भर कर बाजार में ले जाते हुए दिखाया गया है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, राइट। लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में पूरी तरह से ढील दे दिया था, जिसमें क्या था, बहुधर्म पुराण, राइट, जो कि बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। इसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी। आप यहाँ पर देख सकते हैं घरेलू उपयोग के लिए मछली को तैयार करते हुए विशाल एक लक्ष्मी मंदिर से पकी हुई मिट्टी का एक फलक बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। अब देखते हैं उसी समय में और क्या हो रहा था वैश्विक स्तर पर, राइट। तो यूरोप में 18वीं यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय कैसे हो रहा है। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे थे जो कि एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन में बोलते थे। मतलब उनका भी एक अलग अलग प्रकार का समुदाय जो है विश्व में भी हो रहा था। स्टार्टिंग में 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालय जो पुस्तकें हुआ करती थी विद्यालय की, वह ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी। हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपना लिया गया था। यह और इस प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह ध्यान दिलवाया कि प्रत्येक भाषाई समुदाय एक अलग राष्ट्र है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को अधिक बल दिया, राइट। अब यहां पर ध्यान देंगे, जो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहां पर दे रखे, शास्त्रीय, लघु चित्र, पीर, बोली, इनके बारे में आप कुछ चीजें लिख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, इसके बारे में भी आप 20-25 शब्दों में लिखिए। इस चैप्टर को एक बार किताबों से पढ़ने के बाद, एक बार वीडियो देखने के बाद, राइट, थोड़ी बहुत अपनी चीजें इसमें ऐड करने के बाद, तो ये मंदिर क्यों बना, क्या कारण रहा है, तो ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अगर हमसे लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आ सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दे रहा हूँ, राइट, वहां पर ये लिंक पड़ा हुआ है, आप उस लिंक के माध्यम से आके हमें फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। इसके साथ ही साथ जब आप क्लास ओपन करेंगे तो आपको एक कोड चाहिए होगा, तो उसके लिए भी हम कोड नीचे लिख देंगे। आप उस कोड का इस्तेमाल करके अजय 100, इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी से रेफरल भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आप इससे जुड़ सकते हैं। क्लियर? तो आप इससे भी जुड़े रहिए, एग्जाम प्लस से भी, जहां पर हम फ्री वीडियो आप सभी लोगों के लिए अपलोड करते हैं, और अनअकैडमी में हम आप सभी लोगों को पेड सब्सक्रिप्शन पे या कई सारे फ्री क्लासेस में भी हम आपको वहां पर उपलब्ध हैं, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो इस कोड है ये अभी मई 2021 के लिए या इस महीने 2021 के लिए ये चीजें जो है
विद्यमान है। तो आप अभी जो वर्तमान में जिस टाइम पर ये वीडियो अपलोड हो रहा है उस टाइम पर मैं यहाँ पे आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, राइट। अब आगे की चीजें तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पे जुड़िए और अपना हमारे साथ में हमसे अनअकैडमी पर भी जुड़िए, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।